हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका मिसलेनियस क्वेश्चन। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको 4 एक्सरसाइज दिया गया, उसी 4 एक्सरसाइज पे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आपको लास्ट में एनसीईआरटी में देता है। इन 4 एक्सरसाइज में आपको हम बता दें कि हम लोग क्या-क्या स्टडी किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी किए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक रिलेशन का 3 कैटेगरी जो आपको 1.1 एक्सरसाइज में था। दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस किए हैं अनटो, इनटू, वन और मेनी वन फंक्शन के बारे में। 1.2 में हम लोग ये 4 फंक्शन के बारे में डिस्कस किए हैं और इस पे आधारित आपको सवाल बनाए हैं। 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग स्टडी किए हैं कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड 1.4 एक्सरसाइज में हम डिस्कस किए हैं बाइनरी ऑपरेशन एंड इट्स टाइप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट के बारे में। तो इन सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं तथा इस पे सवाल भी बना चुके हैं। यदि इन सबों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख करके ये सभी चीज का जानकारी ले लीजिए, तब हम लोग आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। फंक्शन आपको f जो है रियल से रियल के लिए डिफाइन किया गया और fx जो है इसका रूल दिया गया 10x + 7। एक और फंक्शन g है जो रियल से रियल के लिए डिफाइन किया गया, लेकिन फंक्शन g का रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दिया गया कि फंक्शन g एक ऐसा फंक्शन है g(f) और f(g) यह इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। देखिए ये जो कंडीशन दिया गया है यह इनवर्स फंक्शन का है। हम लोग जानते हैं g(f) और f(g) अगर आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो जो g होता है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है। यानी हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का fx का इनवर्स निकाल देंगे, वही आपका फंक्शन g होगा। तो हम लोग अब फंक्शन f का इनवर्स निकालने के लिए प्रोसेस देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया गया है fx, इसको हम लोग y बराबर fx मान लेंगे और यहाँ से इसको समीकरण के तरह हल करेंगे और हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आएगा x बराबर y - 7/10। यहाँ जो x का वैल्यू आया इसको आप कोई भी एक नया फंक्शन मान सकते हैं और यही आपका फंक्शन का इनवर्स होगा। आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए f इनवर्स y बराबर y - 7/10। यही आपका f का इनवर्स g फंक्शन है। आप इसको लिख सकते हैं gy y - 7/10। अभी आप इसको y के रूप में लिखे हैं, चाहे तो फंक्शन को x के रूप में भी लिख सकते हैं, x - 7/10। ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एक फंक्शन डिफाइन किया f, w से w मतलब होल नंबर से होल नंबर, और fn का रूल आपको दो कंडीशन में है। इफ n ऑड होगा तो आपको n-1 रूल यूज करना है और n इवन होगा n+1 रूल यूज करना है। तो गौर से देखिए, यहाँ पे साबित करना कि जो फंक्शन f है वह इनवर्सेबल है। अब कोई भी फंक्शन इनवर्सेबल कब होता है? तो कोई फंक्शन इनवर्सेबल तभी होता है जब वह फंक्शन ऑन भी हो और अनटो भी हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस रूल के आधार पर हम लोग एरो डायग्राम बना देते हैं। एरो डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि फंक्शन 1 है कि नहीं है और अनटो है कि नहीं है। सबसे पहले इसके डोमेन और को डोमेन में आप होल नंबर दर्शा दीजिए। सेट ए, सेट बी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इधर भी आप अंक को दर्शा दीजिए। अब देखिए
जीरो किसके साथ कनेक्ट होगा, इधर उसके लिए रूल दिया गया। देखिए जीरो के लिए यह इवन के कैटेगरी में आएगा, यहाँ पे रूल हो गया n+1, तो 0+1 जाके 1 से कनेक्ट हो जाएगा। और एक जो है ऑड के कैटेगरी में आएगा, यह ऊपर वाले रूल के अनुसार 1 - 1 0 से कनेक्ट हो गया। अब चलिए तो इवन है इसलिए 2 + 1 से कनेक्ट होगा, 3 ऑड है इसलिए 3 - 1 से कनेक्ट होगा। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, 4 जो है 5 से कनेक्ट हो गया, 5 जो है 4 से कनेक्ट हो गया, 6 जो है 7 से कनेक्ट हो गया, 7 जो है 6 से कनेक्ट हो गया, इस दिए गए रूल के अनुसार। हम लोग ये देख रहे हैं फिगर से, इस फिगर में आपको यह स्पष्ट हो गया कि सेट ए के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य अलग अलग सदस्यों के साथ जुड़ रहा है, और साथ ही साथ कोडोमेन के जो सदस्य हैं, ये भी सदस्य कोई बीच में छूट नहीं रहा है, हर सदस्य आपको कनेक्ट होते जा रहा है। इसलिए आपको ये फिगर से स्पष्ट हो गया कि यह फंक्शन 1 और अंटो दोनों है। तो हम लोग इस बात पे आप लिख लेंगे, फ्रॉम फिगर it is clear that each element of domain is connected with different elements in codomain, and all elements of codomain are connected in domain. So ये जो फंक्शन दिया गया आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि डोमेन के प्रत्येक सदस्य कोडोमेन में अलग अलग सदस्यों से जुड़ा है, तथा कोडोमेन के सभी सदस्य डोमेन में कनेक्ट है। इससे स्पष्ट हुआ कि यह फंक्शन 1 भी है और अंटो भी है। जब कोई फंक्शन 1 अंटो दोनों होगा तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, और बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्सेबल होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सो f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव function, hence f is inversible function proved। इसलिए साबित हो गया कि जो फंक्शन है आपको इनवर्सेबल है, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। आप इतना नोट करिए, बाद में इसमें पूछा गया इनवर्स फंक्शन निकालिए, तो हम लोग उसको निकालते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, चूंकि यह फंक्शन 1 अंटो दोनों हो गया, मतलब इनवर्सेबल हो गया, तो इनवर्स फंक्शन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदला कर दीजिए। मतलब आप इधर से इधर जब सोचेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग अब डोमेन इसको समझ लेंगे और कोडोमेन इसको। देखिए गौर से, 0 2 4 6 ये जितने भी इसके इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, वह जाकर के इसमें विषम संख्या से कनेक्ट हुआ और अपने से एक ज्यादा से कनेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर रूल लिख सकते हैं, n+1 if n is even।
जितने भी इवन नंबर है वह एक बड़े ऑड संख्या से कनेक्ट है। इसका ऑड नंबर लिख लीजिए 1 3 5 7 9, जितने भी इसमें ऑड नंबर है, जितने भी इसके ऑड नंबर है वह इवन नंबर से कनेक्ट है और अपने से एक कम नंबर से कनेक्ट है। आप यहां पर लिखेंगे n-1 if n is odd नंबर। यही हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। ऐसे गौर से देखेंगे तो दोनों फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, यानी फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन दोनों सेम आया। यही आपका है आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सवाल में आपको फंक्शन एफ रियल से रियल के लिए डिफाइंड है और फंक्शन एफ का यहाँ पर रूल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपको पूछ क्या रहा है फंक्शन एफ में एफ का इनपुट यानी एफ एफ एक्स। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है एफ एफ एक्स निकालने का। देखिए यहाँ पे इनपुट एक्स है तो आउटपुट निकालने का रूल लिख लीजिए इनपुट का स्क्वायर माइनस 3 गुणे इनपुट प्लस 2। यहाँ पे देखिए इनपुट हो गया एफ एक्स, तो आप इसको एफ के नियम से तोड़ दीजिए, लिखेंगे इनपुट का स्क्वायर 3 गुणे इनपुट प्लस 2। और चूंकि इनपुट आपको फंक्शन एफ एक्स है यह पता है, इसलिए आप बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप उसको सेट कर दीजिए तो हो जाएगा x के पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब इस माइनस 3 के इधर गुणा कर दीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2, प्लस इसका प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और प्लस 2 अंत में है। आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। x के पावर 4 एक जगह है, x के पावर 3 भी एक जगह है, x के पावर 2 देखिए 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका 13x स्क्वायर। x देखिए 12 माइनस में और देखिए माइनस 3 भी है तो 3 कम होगा तो 10 हो जाएगा, और x देखिए माइनस 12x और प्लस 9x यानी माइनस 3x, कांस्टेंट देखिए माइनस 4। ये हो गया आपका रिजल्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, फंक्शन एफ एक्स दिया गया और फंक्शन एफ एक्स में एफ एक्स का ही इनपुट है, तो फंक्शन एफ का रूल था इनपुट का स्क्वायर माइनस 3 गुणे इनपुट प्लस 2, और पुनः जो इनपुट है वह एक फंक्शन है और उस फंक्शन का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग वैल्यू बैठा दिए और इसको सीधे हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दिए और जो कैलकुलेशन आया ये आपका रिजल्ट है। तो आप इसको नोट कर। नंबर 4, ये जो फंक्शन एफ है इसका डोमेन रियल है और को डोमेन को एक सेट के रूप में दिया गया। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इस सेट में -1 से +1 के बीच का संख्या है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से +1 के बीच का संख्या इसमें प्रेजेंट है। चलिए अब जो फंक्शन एफ है आपको यहाँ पे इसका रूल दिया गया, फंक्शन एफ एक्स बराबर है x बटा में 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें इस फंक्शन को 1 1 और अनटू साबित करना है, 1 1 साबित करना और अनटू साबित करना है। इसमें गौर से देखिए क्योंकि यहाँ कंडीशनल फंक्शन आ गया मॉडुलस, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ करके बात करेंगे। एक बार पॉजिटिव के लिए बात करेंगे,
एक बार नेगेटिव के लिए बात करेंगे और अलग से हम चाहे तो शून्य के लिए बात कर सकते हैं। चलिए, तो केस फर्स्ट, x belongs to positive real number, x belongs to positive real number, then आपका जो fx होगा यह x बटा में 1 प्लस x हो जाएगा। अब यह आपका फंक्शन, और नॉर्मली जैसे हम लोग x1 और x2 दो एलिमेंट मानते हैं इसके डोमेन का, और उस पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन के वैल्यू बराबर करके शर्त देखते हैं कि शर्त कैसा निकलता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x1 and x2 belongs to डोमेन, डोमेन मतलब यहाँ पे r प्लस, क्योंकि हम लोग x belongs to r प्लस मान लिए। तो अब करिए क्या, मान निकाल लीजिए। f x1 बराबर होगा x1 बटा में 1 प्लस x1 एंड f x2 होगा x2 बटा में 1 प्लस x2। नाउ देखिए, अब इन दोनों वैल्यू पे हम लोग, इन x1 और x2 पे दोनों वैल्यू पे हम लोग फंक्शन का मान निकाल दिए। अब इन दोनों जो मान निकाला इसको इक्वल करेंगे, लिखेंगे f x1 बराबर f x2, तो यहां से आएगा x1 बटा में 1 प्लस x1 और x2 बटा में 1 प्लस x2। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो x1 x2 x2 x1 x2 कट गया और लास्ट में आ गया x1 बराबर x2। ये जो शर्त है आपको स्पष्ट कर दिया कि यह फंक्शन पॉजिटिव के कंडीशन में 1 है, यानी कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यू पे यदि हम लोग फंक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो कभी सेम वैल्यू नहीं आएगा। सेम वैल्यू तभी आएगा जब वो दोनों नंबर सेम होगा। यही आपको शर्त है कि अगर ये वैल्यू सेम है तो दोनों नंबर सेम होगा, अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं होगा। आप इसको डिनोट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, क्योंकि यहाँ से 1 का कंडीशन मिला है। अब चलिए केस 2 में हम x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉड x है यह माइनस x में टूट जाएगा। जब x नेगेटिव हो तो मॉड x को माइनस x लिखते हैं। अब इस कंडीशन में सेम है चीज, x1 x2 इसके डोमेन का कोई दो रियल नंबर है, वो नेगेटिव डोमेन का हम ले रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, दोनों वैल्यू पे बीच में माइनस माइनस आएगा, फिर दोनों वैल्यू को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब तिरछा गुणा करके देख लीजिए, ये माइनस और यहाँ माइनस, ये पुनः कट गया और जो रिजल्ट आया सेम वैसा ही आया, x1 बराबर x2 इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। ये भी आपको जो शर्त है 1 का ही शर्त है। अब केस 3 को देख लेते हैं। तो केस 3 में x बराबर 0 ले लीजिए। हम पॉजिटिव के लिए बात कर लिए, नेगेटिव के लिए बात कर लिए, अब शून्य के लिए बात कर लीजिए। तो f 0 तो हो जाएगा f 0 का वैल्यू 0 बटा में 1 प्लस 0 का मॉडुलस, यानी फाइनली हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन 3 से डिनोट कर देते हैं और इक्वेशन 1 2 3 आप इन तीनों को ध्यान दें। हम पॉजिटिव के केस में लिए थे तो वहां स्पष्ट हुआ था कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव, दो डिफरेंट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, कभी नेगेटिव और 0 से कनेक्ट नहीं होगा। इक्वेशन 2 से स्पष्ट है कि डोमेन का कोई भी दो नेगेटिव संख्या लेंगे तो को डोमेन में जाकर के दो नेगेटिव संख्या से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव या 0 से कनेक्ट नहीं होगा। और जब 0 लेंगे तब जाकर के 0 से कनेक्ट हुआ, मतलब तो यहाँ इक्वेशन 1 2 3
यह स्पष्ट कर दिया कि फंक्शन के डोमेन का हर सदस्य को डोमेन में अलग अलग सदस्य के साथ कनेक्ट है, इसलिए कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 fx is 1 फंक्शन। यहां से 1 फंक्शन यह स्पष्ट हो गया कि यह 1 फंक्शन है। आप इसको नोट करिए। हम आगे चलते हैं अनटो फंक्शन के लिए। अब हम लोग चलते हैं अनटो फंक्शन के लिए। देखिए अनटो फंक्शन के हम लोग क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं और हम यहीं से यह चेक कर लेंगे कि यह फंक्शन अनटो है कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग केस वाइज चलेंगे। केस फर्स्ट, हम लोग पहले x को पॉजिटिव मान लेते हैं और देखिए जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव y भी आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे होगा y x बटा में 1 प्लस x, आप इसको क्रॉस हल कर दीजिए। x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया y बटा में 1 माइनस y, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्लियर है कि यदि हम लोग y का वैल्यू 0 1 के बीच का कोई संख्या रखते हैं, क्योंकि इसके कोडोमेन में -1 से +1 तक का संख्या है, तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 में 0 1 के बीच का वैल्यू रखते हैं। तो 0 1 के बीच का वैल्यू रखेंगे ये आपको नीचे में हमेशा पॉजिटिव संख्या होगा और ऊपर भी पॉजिटिव संख्या होगा। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव आपका ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग कंडीशन ये है r प्लस में। इक्वेशन 1 में यह स्पष्ट हुआ कि कोडोमेन का 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच का वैल्यू सभी आपको डोमेन में कनेक्ट है। सेम इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 में नेगेटिव के लिए बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोडोमेन के सभी पॉजिटिव संख्या डोमेन में कनेक्ट हो गया पॉजिटिव संख्या से। अब केस 2 में अब हम लोग r को नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ जो है मॉड x को -x लिख देंगे और यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में देखिए क्या हो रहा है कि कोडोमेन के जितने भी नेगेटिव सदस्य है, -1 और 0 के बीच का जो सदस्य है, आप यहाँ बैठाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा और जब यह संख्या ऊपर बैठाएंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बटा पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव होगा और कंडीशन है r माइनस, तो नेगेटिव रियल नंबर में मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन, जिसको 2 से डिनोट कर देते हैं, इक्वेशन 2 से यह स्पष्ट हो गया कि कोडोमेन के जितने भी -1 से 0 के बीच का संख्या जो है वह आपको डोमेन में कनेक्ट है नेगेटिव रियल नंबर से। आप इक्वेशन 2 को नोट कर लीजिए। सेम इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे शून्य के लिए। यहीं पे दिखला देते हैं केस 3, जब x आपका 0 होगा तो y आपका 0 बटा में 1 प्लस 0 का मॉडुलस आपका 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जब कोडोमेन 0 है तो डोमेन भी आपका 0 है। मतलब यहाँ पे 0 0 से कनेक्ट है, नेगेटिव इसके नेगेटिव रियल नंबर से कनेक्ट है
और इक्वेशन में बताए थे पॉजिटिव से कनेक्ट था, मतलब यह स्पष्ट हो गया कि को डोमेन के सभी सदस्य डोमेन में कनेक्ट हो गया। तो आप इतना नोट करिए, हम इसके बाद का रिजल्ट लिख देते हैं। तो आगे चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट हो गया कि को डोमेन के जितने भी सदस्य हैं सब सदस्य डोमेन में कनेक्ट है। इक्वेशन 1 में बताए थे कि 0 से 1 के बीच का सभी संख्या डोमेन में कनेक्ट है। इक्वेशन 2 में बताए हैं कि -1 और 0 के बीच का सभी संख्या डोमेन में कनेक्ट है नेगेटिव रियल नंबर से। और इक्वेशन इसको आप 3 दिखला दीजिएगा, इसी को हम 3 कह रहे हैं। इक्वेशन 3 से स्पष्ट हो गया कि जो 0 है वो डोमेन में 0 से कनेक्ट है, यानी -1 और +1 के बीच का सब संख्या डोमेन में कनेक्ट हो गया। यह बात इक्वेशन 1, 2, 3 से क्लियर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन are connected in domain. So fx is onto फंक्शन। देखिए आपको एक बार हम वन वन फंक्शन दिखला, अभी आपको onto फंक्शन दिखला दिए, लास्ट में लिख दीजिए hence fx is 1, 1 and onto फंक्शन प्रूफ। इसलिए साबित हो गया कि यह फंक्शन 1, 1 भी है और onto भी है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे फंक्शन आपको रियल से रियल के लिए डिफाइंड है और fx दिया गया x की पावर 3। आपको साबित करना है कि यह फंक्शन इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब 1, 1 फंक्शन, यानी एकाकी फंक्शन साबित करना है। तो हम लोग आपको लिख दें x1 and x2 belongs to domain। हम लोग यहाँ पे फंक्शन के डोमेन का दो सदस्य चुन लिए x1 और x2, और इन्हीं दो सदस्य पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बाद में उन दोनों वैल्यू को इक्वल करके शर्त देखेंगे कैसा शर्त निकलता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो f x1 बराबर होगा x1 के पावर 3 हो जाएगा एंड f x2 बराबर होगा x2 के पावर 3। नाउ f x1 बराबर होगा f x2, आप दोनों वैल्यू को इक्वल कर दीजिए और यहां से जब हल करेंगे तो आएगा x1 बराबर x2। ठीक, अब यहां से यह स्पष्ट हो गया कि फंक्शन 1, 1 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो कैलकुलेट किए हैं दो डिफरेंट वैल्यू पे, ये तभी बराबर होगा जब ये दोनों खुद बराबर होगा। इसका नेगेटिव अगर सेंस सोचेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर x1 x2 इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा। तो आप यहां से लिख देंगे सो fx इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहां से यह साबित हो गया कि जो फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। f एक फंक्शन है n से z के लिए, नेचुरल से इंटीजर के लिए। फंक्शन g जो है आपको इंटीजर से इंटीजर के लिए, लेकिन फंक्शन f और g दिया नहीं गया, आपको एग्जांपल देना है। और f और g ऐसा फंक्शन है कि g ओ f करने पे इंजेक्टिव हो लेकिन खुद g फंक्शन इंजेक्टिव न हो। देखिए एक तो एग्जांपल आपको खुद किताब में भी दे दिया गया है कि fx जो है आप x मान लीजिए एंड gx बराबर आप mod x मान लीजिए। गौर से देखिए
यह नेचुरल से इंटीजर के लिए आपको डिफाइन किया गया, यानी आप नेचुरल रखेंगे निश्चय आएगा, एक तरह से आपको आइडेंटिटी फंक्शन है। और यहाँ पे आपको कोई भी संख्या रखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, सेम वैल्यू अगर रखते हैं तो आपका सेम वैल्यू मतलब यह 1 1 नहीं होगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। फंक्शन जी आपको इंजेक्टिव नहीं है। फंक्शन एफ के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया कि कैसा होना चाहिए, वो कैसा भी आप ले सकते हैं, बस आपका एग्जांपल इसके लिए सेट कर लेना चाहिए। तो फंक्शन जी आपका इंजेक्टिव नहीं है, और आप इसका इनपुट करके देख लीजिए, जी ओ एफ मतलब जी एफ एक्स, तो फंक्शन जी का रूल है इनपुट का मॉडुलस, और इनपुट फंक्शन खुद आपका पता है एक्स, इसलिए आ गया मॉड एक्स। अब गौर से देखिए, यहाँ पे जो जी ओ एफ का जो इनपुट है वह नेचुरल है, और यह आपका आया आउटपुट। यदि आप नेचुरल में कोई भी दो नेचुरल अगर रखेंगे तो उसका दो डिफरेंट वैल्यू होगा, किसी दो नेचुरल नंबर का मॉडुलस सेम नहीं हो सकता है, इसलिए क्लियरली जी एफ एक्स जो फंक्शन बना आपका इंजेक्टिव बना। एक तो आपका किताब में खुद आप एग्जांपल दिया गया था, आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, हम इसके अलावा भी और भी एग्जांपल दे देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो किताब में एग्जांपल दे दिया गया वह एक इकलौता एग्जांपल नहीं है। जैसे हम लोग एफ एक्स हम मान लेते हैं एक्स माइनस वन, एफ एक्स एक्स माइनस वन चाहे एक्स प्लस वन जो भी लेना है ले सकते हैं, एंड फंक्शन जो जी है इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वन का मॉडुलस। आप इसको जांच करेंगे तो यह फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट का दो दो वैल्यू का आउटपुट एक जैसा हो रहा है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे x बराबर 2 बैठा दें और x बराबर -1 बैठा दें, यानी 0 बैठा दें, 2 और 0, 2 और 0 इन दोनों का आउटपुट सेम होगा, 2 -1 1 आएगा, और 0 -1 ये भी आपका मॉड लेने पे 1 आएगा, इन दोनों का आउटपुट सेम हो गया। इसी तरह से और भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर x का मान हम यहाँ 3 ले लें और यहाँ आपका -1 ले लें, 3 और -1, तो पुनः आपका आउटपुट सेम हो जाएगा। 3 रखेंगे तो भी इसका कैलकुलेशन 2 होगा, और -1 रखेंगे तो भी इसका कैलकुलेशन 2 होगा। तो स्पष्ट है फंक्शन जी 1 1 नहीं है। अब हम लोग जी एफ एक्स निकालते हैं। देखिए जी एफ एक्स एफ के रूल के अनुसार उठेगा, तो हो जाएगा एफ एक्स -1 का मॉडुलस, और एफ एक्स बैठा दीजिए एक्स प्लस 1 -1, और लास्ट में हो गया x का मॉडुलस। अब देखिए जो x है यह फंक्शन f का इनपुट है, मतलब यह नेचुरल होगा, और इधर तो आपका इंटीजर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए जो फंक्शन फाइनली आया, और किसी भी दो नेचुरल नंबर रख करके आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो उसका कभी सेम वैल्यू नहीं हो सकता है। मतलब यह क्लियर है कि GOF जो फंक्शन मिला वह आपका इंजेक्टिव है। आप इस एग्जांपल को भी नोट कर सकते हैं, और ऐसे आप हजारों हजार एग्जांपल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यही आपका आंसर है, ये तो आपको हम जांच करके बताए हैं। मेनली आपका आंसर में ही लिखना है, और इस सवाल का जवाब 1000 प्रकार का हो सकता है, इसलिए आप किताब के आंसर ये मैच करेगा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। फंक्शन एफ नेचुरल से नेचुरल का डिफाइंड है, और फंक्शन जी ये भी आपको नेचुरल से नेचुरल का डिफाइंड है। यहाँ पे कह रहा है कि एफ और जी ऐसा फंक्शन का एग्जांपल दीजिए ताकि जी और एफ आपका अनटो हो जाए लेकिन एफ अनटो न हो। एक तो आपको एग्जांपल में आप एफ एक्स लिख सकते हैं x प्लस 1
और जी एक्स लिख सकते हैं x माइनस 1 और 1 कॉमा x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल टू 1। तो गौर से देखिए एक जो फंक्शन है आपको ऑनटो नहीं है, क्योंकि जैसे आप इनपुट 1 देंगे जाके 2 से मिल जाएगा। को डोमेन में 1 से कनेक्ट होने वाला डोमेन में कोई सदस्य नहीं है। तो फंक्शन आपका ये जो है इस नेचुरल से नेचुरल के लिए को डोमेन आ रहा है, ऑनटो नहीं है, ऑनटो नहीं है, ये सही होगा। जी के बारे में कोई आइडिया नहीं कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 मेनी 1 आप जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं, लेकिन ये मानते समय ध्यान देना होगा कि जी ओ एफ करने से ऑनटो हो जाए। तो आपको एक फंक्शन लिखा गया। अब आप जांच कर लीजिए, जी ओ एफ मतलब जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मतलब है कि जब इसका इनपुट एक से ज्यादा होगा, और गौर से देखिए इसका इनपुट एक से ज्यादा हो रहा है, आउटपुट इसका आउटपुट ही इसका इनपुट बनेगा, इसलिए इसका आउटपुट एक से ज्यादा हो रहा है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, एफ एक्स माइनस 1 जब एफ एक्स एक से ज्यादा और 1 जब एफ एक्स बराबर 1। तो गौर से देखिए एफ एक्स का मान 1 कभी होगा ही नहीं। जब आप इनपुट 1 देंगे तो 2 आएगा, 2 देंगे 3 आएगा, 3 देंगे 4 आएगा, इस कंडीशन में कभी नहीं जाएगा। तो एक कंडीशन आपका छूट जाएगा, ठीक, एक कंडीशन आपका छूट जाएगा। तो आपका हो गया x प्लस 1 माइनस 1 और हो गया, यही हो गया जी एफ एक्स बराबर आ गया x। अब आप नेचुरल नंबर रखिए, नेचुरल नंबर आएगा और हर इसका नेचुरल नंबर इसमें कनेक्ट होगा। एक प्रकार से यह आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी अनटो हो गया, क्योंकि को डोमेन के सभी सदस्य डोमेन में कनेक्ट हो रहे हैं इस फंक्शन में। तो ये जो एग्जांपल लिखे हैं आपको किताब में खुद दिया गया है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में दिया गया वही एक एग्जांपल इकलौता है। हम ऐसे 1000 एग्जांपल सेटिंग कर सकते हैं। सेट करते समय आपको इन दोनों पे ध्यान देना होगा। आप इसको नोट करिए, हम इसी से मिलता जुलता और भी एग्जांपल सेट कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले एग्जांपल पे, आप जो यहाँ पे एफ एक्स लिखे हैं या लिख दीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और यहां शर्त दे दीजिए गौर से देखिए, जब x का मान 1 और 2 में से कोई बैठाते हैं तो वैल्यू उसका 1 होगा, और 2 से जब ज्यादा बैठाएंगे 3 4 5 तो फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस 2 x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब आ जाइए, देखिए फंक्शन आपका अनटो नहीं है, क्योंकि इसके को डोमेन का दो सदस्य छूट गया, 1 और 2। फंक्शन जी के बारे में कोई आइडिया नहीं कि कैसा आपको देना एग्जांपल है। फंक्शन एक पे ध्यान देना है कि उसको अनटो नहीं होना चाहिए, हम ध्यान दिए कि अनटो नहीं है। साथ में इसी को देखते हुए हम लोग फंक्शन जी का सेटिंग कर रहे हैं। अब जी एफ एक्स निकालिए, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 एंड 2 के लिए। देखिए इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है इस केस में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ए वाला शर्त होगा, क्योंकि जैसे ही आप x का मान 1 देंगे यहाँ 2 से ज्यादा वैल्यू आएगा और f x 2 से ज्यादा होगा तो हमें ए वाला शर्त लेके चलना है। तो हो जाएगा यहाँ पे f x का मान बैठा देंगे प्लस 2 माइनस 2 2 2 कट जाएगा, पुनः वही आ गया। तो यह फंक्शन आपका अनटो हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे आप हजारों एग्जांपल सेट कर सकते हैं, यहाँ +3 यहाँ -3 और यहाँ पे 1 2 3 तीन वैल्यू के यहाँ दिखला सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। x एक नॉन एम्प्टी सेट है और px एक तरह से आप कह सकते हैं कि पावर सेट है, पावर सेट है। इस पावर सेट में क्या रहता है, x के जितने भी सबसेट होते हैं सब इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल सबसेट ऑफ x। इस प्रकार से जो सेट बनता है वो पावर सेट कहलाता है। जो px है वो सेट x का पावर सेट है
और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी, यह दो सेट है और इन दोनों का पेयर तभी बनेगा जब ए इज प्रॉपर सबसेट। देखिए जो सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का होता है, प्रॉपर सबसेट का, और एक सिंबल ए भी होता है, ए होता है सबसेट का। तो बहुत सारे किताब में एक कॉमन मिस्टेक किया गया है, सिंबल ऐसा देता है और उसको सबसेट पढ़ता है, जो कि ये मिस्टेक है। यदि आप ऐसा लिखे हैं तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और जब इसमें इक्वल का चिन्ह लगाए हैं इसको हम लोग सबसेट का सिंबल कहते हैं। फिलहाल हमको किताब में ये सिंबल दिया गया तो हम लोग प्रॉपर सबसेट पे ही बात करेंगे, सबसेट पे बात नहीं करेंगे। तो अब क्या है, उस तरह के जो रिलेशन दिया गया इस पीएक्स सेट पे जो डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पीएक्स, तो पीएक्स सेट पे जो एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, क्या यह इक्विवेलेंस है? अगर इक्विवेलेंस है तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के शर्त को सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ए कॉमा ए का जो पेयर है, सेम एलिमेंट का पेयर, यह रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अतः आप कह सकते हैं हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेम इसी प्रकार से इफ ए इज proper subset of B, then B is not proper subset of A। यदि A B का proper subset है तो B A का proper subset नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सेट A छोटा हो गया सेट B बड़ा हो गया, एक बड़ा सेट छोटे सेट का proper subset कभी नहीं बन सकता। आप लिखेंगे इसलिए if A comma B belongs to relation, then B comma A not belongs to relation, hence R is not symmetric। इसलिए R जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, आपको स्पष्ट हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं है। फिर भी आपको हम तीनों शर्त इसमें जांच के दिखला दे रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। तो लिखिए इफ A is proper subset of B and B is proper subset of C, proper subset of C, then also A is proper subset of set C। सो आप कह सकते हैं कि A कॉमा B रिलेशन में है एंड B कॉमा C रिलेशन में है, तो then also A comma C belongs to relation, so R is transitive, इसलिए R ट्रांजिटिव है। अभी देखिए दिए गए रिलेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जांच दिए हैं। अब आपको यहाँ पे कहना था, बताना था कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। यह रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं। इसके दो कारण है। अब किसी भी एक कारण को दिखला करके आप, जैसे मान लिया रिफ्लेक्सिव दिखला दी, जब रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं हुआ, जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आप दोनों में से किसी एक कारण को दिखला के भी आप बाकी को छोड़ देंगे तो भी आपका जवाब सही होगा। फिलहाल हम आपको
ये लर्निंग पीरियड है, इसलिए आपको हम पूरा डिटेल में कर दिए, तो आप इसको नोट करिए। हम लास्ट में इसका रिजल्ट लिख देते हैं। R is not equivalence relation because R is not reflexive and symmetric। क्योंकि R जो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से आपको इक्विवेलेंस नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। X एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो पावर सेट के लिए डिफाइंड किया गया है, तथा बाइनरी ऑपरेशन का रूल है किसी दो सेट का हम लोग यदि बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन के बराबर। अब हमें यह साबित करना है कि जो इस पावर सेट का जो एक सदस्य है x, वही इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट की शर्त में उसको रख देते हैं, यदि शर्त को सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट x is identity element, then A cross x क्रॉस A बराबर A होना चाहिए, कॉमा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Px। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन A बराबर A। गौर करिए, जो A है Px का एक सदस्य है, Px का एक सदस्य है, और Px के जो सदस्य हैं वो सभी x के सबसेट हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस A belongs to Px, A belongs to Px, और Px बराबर है क्या, ऑल सबसेट ऑफ x। Px में आपको x के सबसेट हैं, यानी A जो है x का सबसेट है। जब A जो है x का सबसेट है, A का सभी एलिमेंट इसमें मैच कर जाएगा, और जब A का सभी एलिमेंट मैच करेगा तो रिजल्ट A के बराबर होगा। इसलिए आप लिख देंगे A, और यहाँ भी आपका वही है x और A का इंटरसेक्शन A होगा, क्योंकि A का सभी एलिमेंट x में है। A बराबर इज ट्रू। x को आइडेंटिटी एलिमेंट मानने पे मान करके जब हम लोग आइडेंटिटी की शर्त में उसको रख दिए, यह सही रिजल्ट आया। इससे स्पष्ट हुआ, आप लिखेंगे सो x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए साबित हो गया कि x जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप इसको नोट करिए। हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में चलिए। पहला तो हो गया कि x आपको आइडेंटिटी एलिमेंट था, पुनः आपको यहाँ दिखलाना है केवल x ही एक ऐसा सदस्य है इस Px में जो इनवर्स एलिमेंट भी होगा, इनवर्सेबल होगा। यहाँ देख रहे हैं इनवर्सेबल का साथ A ऑपरेशन B ऑपरेशन A बराबर यहाँ पे x आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A बराबर A और B जो है आपको x के
सबसेट है। ए एंड बी जो है x के सबसेट है, क्योंकि पावर सेट में x के सबसेट ही प्रेजेंट है। इसलिए ये दोनों सबसेट का इंटरसेक्शन x के बराबर तभी होगा जब a और b खुद x के बराबर हो जाए। तो सो यहाँ लिखेंगे सिंस a and b belongs to px, a और b जो है px से बिलोंग कर रहा है, और px क्या है, ऑल सबसेट ऑफ x है। इसलिए आप कह सकते हैं a एंड b ये दोनों जो है x के सबसेट हैं, x के सबसेट। अब ये दो सबसेट का इंटरसेक्शन इस x के बराबर तभी होगा जब आपका a और b दोनों x के बराबर हो जाए, ठीक, क्योंकि सबसेट है तो x से इसमें छोटा ही सदस्य होगा, या बहुत होगा तो बराबर हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 will be possible only when, इक्वेशन 1 तभी संभव होगा जब a और b ये दोनों सेट x के बराबर हो जाए। इसलिए स्पष्ट हो गया कि x इनवर्सेबल एलिमेंट है और उसका इनवर्सेबल एलिमेंट भी आपका वही होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं x इज इनवर्सेबल एलिमेंट, और x का इनवर्स एलिमेंट भी x ही होगा, कोई दूसरा सदस्य नहीं हो सकता है। अब इस बात को नोट करें।